हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। तो आप सभी स्टूडेंट का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी वसंत का चैप्टर नंबर 5, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ये एक निबंध है और इसको लिखा है श्री अरविंद कुमार सिंह जी ने। तो स्टूडेंट, आज हम इसमें पत्र का हमारे जीवन में क्या क्या काम है, क्या उपयोगिता है, कैसे महत्व रखता है, ये सभी बातें हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है, उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। मतलब इसमें लेखक कह रहे हैं कि जो पत्र है ये बहुत ही अजीबो गरीब है और इसकी जो उपयोगिता है, इसका जो उपयोग है, ये हमेशा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र के द्वारा जो कार्य हमारा हो सकता है वह जो मॉडर्न तरीके हैं संचार के, मतलब जैसे फोन, टेलीफोन, ईमेल, फैक्स, ये नहीं कर सकते हैं। और पत्र एक नया सिलसिला शुरू करता है। राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। अर्थात जो राजनीति, साहित्य और कला में अगर कोई विवाद हो जाए या कोई नई घटना हो जाए तो इस घटनाओं को जो है जानने का जरिया, समझने का जरिया एक पत्र ही होता है। इसलिए पत्र एक नया सिलसिला हमारे लिए शुरू करते हैं जानकारी का। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। मतलब जो भी दुनिया में जितने भी साहित्य हैं सभी पत्र पर आधारित हैं। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है और इन पत्रों के द्वारा ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है। मतलब बहुत ज्यादा उनका महत्व रहा है मानव सभ्यता के विकास के लिए। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। लेखक कह रहे हैं कि जो पत्र है वो हमेशा एक ही भाव में रहता है। जैसे उसका नाम भले ही अलग अलग हो जाए, जैसे उर्दू में पत्र को खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में पत्र को कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि जो पत्र होते हैं वो हमारी यादों को सहेज कर संजो कर रखते हैं और कोई भी इसमें संदेह नहीं कर सकता है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का दायरा हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। मतलब जो पत्र लेखन है वो एक कला की तरह एक आर्ट है और सभी लोग जो पत्र लेखन करते हैं उनका पत्र लेखन करने का अपना एक दायरा होता है, एक क्षेत्र होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तक ठिकानों तक पहुंचते हैं। मतलब दुनिया में बहुत से पत्र हैं जो बहुत से लोगों के पास जो है पहुंचते हैं, उनको ढूंढते ढूंढते। जैसे जो हम उसमें एड्रेस दे देते हैं उसी एड्रेस के जरिए वो पत्र, कोई अगर पत्र हमारे यहाँ भेजता है तो हमारे पास आता है। तो भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, भारत में जो है डेली 4.5 करोड़ चिट्ठियां जो है डाक में डाली जाती है। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्र का हमारे जीवन में कितना अहमियत है, कितनी खासियत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। अर्थात जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 1953 में कहा था कि हजारों साल तक जो संचार का साधन रहा है हमारे देश में वे हरकारे यानी डाकिये और फिर तेज घोड़े रहे। मतलब जो डाकिये होते थे वो घोड़े से ही जो है डाक पहुंचाने का काम करते थे। मतलब तब जो है हमारे देश में ये जो आधुनिक संचार के साधन ये उपलब्ध नहीं थे, ये उस समय आए नहीं थे, इसलिए जो डाकिये थे वही मैसेज को, मतलब जो जिसका भी संदेश रहता था वो घोड़ों के जरिए जो इधर से उधर पहुंचाते थे। तो ऐसा कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब आगे है, उसके बाद पहिए आए। मतलब पहले तो हजारों साल तक पत्र के संचार का साधन पत्र था, वो भी हरकारे यानी डाकिये के द्वारा पहुंचाता था। अब उसके बाद फिर पहिए आ गए। पहिए का मतलब है कि रेलवे यानी रेल का विकास हो गया। फिर रेल से पत्र डाक इधर उधर आने जाने लगे और तार से भी भारी बदलाव आया।
तार ने रेलों में भी रोज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। मतलब जो तार होते थे, जो मतलब कुछ ऐसे संदेश होते थे जो इमरजेंसी में बहुत जल्दी पहुंचाने के लिए होते थे, उनको तार बोला जाता है। तो तार को जो है रेलों के जरिए तेज गति से संवाद पहुंचाने का मतलब बहुत ही तेज गति से बहुत जल्द ही जो है जो भी बातें रहती थी उसको पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया। मतलब अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रही है। मतलब दुनिया बदल रही है। पहले पत्र माध्यम थे अपने संदेश को पहुंचाने का, लेकिन अब टेलीफोन और वायरलेस, इस तरह से जो है दुनिया बदल रही है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। मतलब जो पिछली शताब्दी थी, जो पिछला सन था, उसमें पत्र लेखन जो एक आर्ट की तरह हो गया था। और जो डाक व्यवस्था थी, वो जो हमारे देश की डाक व्यवस्था थी, वो भी जो सुधार के साथ साथ पत्र को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किया गया डाक व्यवस्था के द्वारा। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। मतलब जो हमारे संस्कृति है, हमारे भारत की जो संस्कृति है, उसको जो है विकसित करने के लिए जो है स्कूल के पाठ्यक्रम में पत्र को शामिल किया गया एक विषय की तरह। और सभी स्टूडेंट जो रहते थे, विद्यार्थी थे, वे सभी पत्र लेखन जो है करना सीखें इस विषय के जरिए। भारत ही दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले कि विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। मतलब भारत में ही ऐसा प्रयास नहीं हुआ कि जो पत्र है उसको एक सब्जेक्ट के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, बल्कि दुनिया के कई देश ऐसे थे जिन्होंने ये प्रयास किया। और जो विश्व डाक संघ है उसने भी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा प्रयास किया। और विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। मतलब जो विश्व डाक संघ था वो 1972 से 16 वर्ष के कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक जो है प्रतियोगिता आयोजित किया, जिसमें सभी 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है उसमें पत्र लेखन करेंगे। तो यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। मतलब इसमें कहने का मतलब है, अर्थ है कि जो बड़े बड़े शहर और महानगर है उसमें संचार के साधन का बहुत तेजी से विकास हुआ है। तो इसके कारण पत्र जो है उससे प्रभावित हुआ, पत्रों का प्रचलन कम हो गया है। लेकिन जो देहाती दुनिया है वहां पर आज भी चिट्ठियों का बहुत ज्यादा प्रचलन है। और जो फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल है, ये सब चिट्ठियों की तेजी को मतलब रोक दी है। फैक्स, ईमेल, मोबाइल, टेलीफोन ने चिट्ठियों की तेजी को रोक दिया है, पर जो हमारी व्यापारिक डाक है, जो हमारे व्यापार से संबंधित डाक होते हैं, पार्सल होते हैं, वे सब अभी भी जो है उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा था या लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते उसका कोई मिसाल ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहे हैं कि अगर आप बारीकी से जो है किसी से मतलब इस बात को जानना चाहें तो आपको ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। अगर आप कोई सर्वे करें कि क्या कभी किसी ने अपने पूरे जीवन में पत्र न लिखा था या किसी से लिखाया ना हो, या कोई ऐसा हो जिसने अपने पूरे जीवन पत्र का बहुत ही बेसब्री से इंतजार न किया हो, तो ऐसा जो है कोई भी नहीं मिलेगा। मतलब हर लोग कभी ना कभी पत्र लिखे होंगे, लिखवाए होंगे या पत्रों का बेसब्री से इंतजार किए होंगे। जो हमारे देश के सैनिक हैं वो तो पत्रों का जिस उत्सुकता के साथ इंतजार करते हैं, मतलब जिस जो है बेसब्री के साथ वो पत्र का इंतजार करते हैं, उसका कोई मिसाल ही नहीं, मतलब उसका कोई उदाहरण नहीं है। एक दौर था जब पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वो बात नहीं। मतलब एक दौर था, एक जमाना ऐसा भी था जब लोग पत्रों का इंतजार 1 महीने तक किया करते थे, तब जाके उनको पत्र मिलता था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है।
जो परिवहन साधन है, जो ट्रांसपोर्ट के साधन है, उनके विकास की वजह से अब जो है बहुत जल्दी जो है पत्र वगैरह पहुंच जाते हैं। पहले लोगों के लिए संचार का साधन इकलौता जो चिट्ठी ही थी, पर अब आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले के जमाने में संचार का जो साधन था वो केवल जो चिट्ठी थी, लेकिन अब साधन और बहुत ज्यादा विकसित हो गए हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। मतलब हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पुरखों के, मतलब अपने जो पूर्वज हैं, उनकी चिट्ठियों को सहेज कर और संयोज कर एक विरासत के रूप में उसको रखे हुए हैं, और जो है उनकी यादों को खूब अच्छे से सहेज कर संजो कर विरासत के रूप में, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई आमदनी हो उसको रखा है उन लोगों ने। और बड़े बड़े जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, उद्यमी हैं, कवि हैं, प्रशासक हैं, सन्यासी है, किसान है, इनकी जो पत्र रचनाएं हैं ये अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है, मतलब एक खोज का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते। मतलब जो आज के टाइम में संचार के साधन हो गए हैं, अगर उस टाइम में रहे होते तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इंदिरा गांधी को फोन करते। तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। मतलब जो संचार के साधन बहुत ज्यादा विकसित हो गए आज के जमाने में, अगर ऐसा पहले रहा हुआ होता तो जो एक किताब लिखी गई है पिता के पत्र पुत्री के नाम, तो इस किताब को इंदिरा गांधी के लिए जवाहरलाल नेहरू नहीं लिखते। और ये जो है पिता के पत्र पुत्री के नाम आज जो हमारे देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? अर्थात जो पत्र होते हैं उन्हें हम सहेज कर संजोज कर बहुत सदी तक, कई वर्षों तक अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन जो एसएमएस होते हैं उन एसएमएस संदेशों को हम अपने पास सुरक्षित बहुत दिन तक नहीं रख सकते हैं। अब आगे है, तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। मतलब जो भी हमारे देश के महान हस्ती या क्रांतिकारी हुए हैं उनकी यादगार और धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हमारे पास आज हैं। उनसे ही हम उनको याद करते हैं, उनके बारे में जान पाते हैं, उनके पत्रों के द्वारा ही। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों में के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। मतलब जो भारत के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनके द्वारा लिखे गए पत्र आज भी यादगार और धरोहर के रूप में रखे गए हैं, और वो जो है इस श्रेणी में महात्मा गांधी सबसे आगे हैं। दुनिया के जो बहुत ही तमाम से संग्रहालय हैं जिन्होंने बहुत ही जानी मानी हस्तियों के पत्रों का जो है संकलन अपने पास सुरक्षित रखा है। तमाम देश, काल और समाज को, मतलब ये जो पत्र हैं जो हमारे मतलब जो महान हस्ती थे उनके द्वारा लिखे गए पत्र के द्वारा ही हम देश, काल और समाज को असली पैमाने में जान और समझ सकते हैं। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए थे। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। मतलब जो भारत के आजादी के समय, मतलब जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब के समय जो महासंग्राम हुआ था, उन दिनों में कुछ अंग्रेज अफसर थे जिन्होंने अपने परिवारजनों को पत्र लिखा था, और ये पत्र जो है आगे चलकर पुस्तक बन गई, बुक बन गई, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन गई। तो इन पत्रों से ही हमें साबित होता है कि जो संग्राम था, जो उसमें महासंग्राम हुआ था भारत को आजाद कराने के लिए, भारत की आजादी के लिए, वह कितना मजबूत था। मतलब वो कितना मजबूत था, इसलिए हमारा भारत देश आजाद हुआ। इन पत्रों के माध्यम से ही जान पाते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल मतलब आते थे, और महात्मा गांधी जहां भी रहते थे उनके पास वो पत्र पहुंच जाते थे। तो आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था।
पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में भी उनका कोई जोर नहीं था। मतलब जो महात्मा गांधी जी थे, उनके पास देश दुनिया से बहुत से पत्र आते रहते थे और कई जानी मानी हस्तियां भी इसमें शामिल थी, उनके पास भी पत्र आते थे। और जो महात्मा गांधी जी थे, उनके पास जितने भी पत्र आते थे वो हर पत्रों का जवाब जो है दिया करते थे, बिना जवाब दिए वो नहीं रहते थे। और कहा जाता है कि जैसे उन्हें कोई पत्र मिलता था, वे तुरंत ही उन पत्रों का जवाब लिखकर देने के लिए जुट जाते थे और अपने हाथों से ज्यादातर पत्रों का जवाब भी वे देते थे। मतलब पत्रों का जवाब अपने हाथों से लिखकर ही देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लग जाता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। और महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। मतलब महात्मा गांधी के साथ साथ जो आंदोलन के और भी नायक थे, उनके भी पत्र हमें मिल जाते हैं। अब आगे है, पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। मतलब जो पत्र हमारे महान हस्ती, मतलब जो आंदोलन क्रांतिकारियों के हमारे पास हैं, वो पत्र जिसके भी पास है वे उसे जो है एक धरोहर की तरह बहुत ही संभाल कर मतलब प्रशस्ति पत्र, जैसे किसी को जो है किसी अच्छे काम के लिए कोई पुरस्कार दिया जाए, कोई प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, तो इस तरह से इस पत्र को ये लोग मानते हैं जिनके पास वो पत्र है। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया। मतलब कई लोग जो उन पत्रों को सुरक्षित करने के लिए उनको फ्रेम करा के रख लिया है। तो यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं की जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी। मतलब जो पत्र का आधार है उसी पर जो है कई लैंग्वेज में जो बहुत सी बुक भी लिखी जा चुकी हैं। तो वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। मतलब इस तरह से हमें पता चलता है कि जो पत्र हैं वो किसी दस्तावेज से, मतलब जो पुराने कागजात है उससे कम नहीं है। और पंत के, यानी जो पंत जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा, जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, इन्होंने 200 पत्र बच्चन के नाम लिखे। और निराला के पत्र, जो निराला जी हैं, जो इनके पत्र हैं, हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें जो है आप जी भी आपको हमको मिल जाती हैं। और कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मतलब जो प्रेमचंद्र जी हैं, बहुत ही अच्छे कहानीकार, उपन्यासकार, इनके बारे में कहा जाता है कि ये पत्र जो नए लेखक थे, उनको अगर पत्र देते थे प्रेमचंद्र को, तो वो उनको बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक जवाब देते थे और पत्रों का जवाब देने में बहुत ज्यादा ही वो जो एक्टिव रहते थे। तो इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। और जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के लिए, वे भी बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच में पत्राचार का संग्रह प्रसारित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। मतलब जो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में उन्होंने सन 1915 से 1941 के बीच में जो भी पत्र के माध्यम से बातचीत किया था, उनको महात्मा और कवि के नाम से प्रकाशित किया गया है। और इसमें बहुत से हमें तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा देखने को मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। मतलब जो पत्र का व्यवहार है वो हमारे अपने देश भारत में बहुत ही ज्यादा पुरानी है, पर इसका असली विकास, लेकिन पत्र व्यवहार का जो असली विकास है वो आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही रही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करती है, घर घर तक इसकी पहुंच है। मतलब जो गुडविल डाक विभाग है वो बहुत ही ज्यादा जो है हर सरकारी विभागों की तुलना बहुत अच्छा काम करती थी और ये सभी लोगों को जोड़ने का काम करती थी और प्रत्येक घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। मतलब संचार के बहुत से साधन, उन्नत किस्म के साधन जो है आज हमारे देश में विकसित हो गए हैं, हमारे लिए जो है हमको मिल रहे हैं, लेकिन जो पत्र हैं, जो चिट्ठी पत्री हैं, आज भी उनकी हैसियत जो है बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच में जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खेतों का ही अधिक
सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता, मतलब ये जो ऊपर दिए गए लोग हैं, ये इन लोगों की पूरी जीविका जो है खेतों पर ही निर्भर रहती है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खेतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आती है। मतलब जो भारतीय डाक विभाग है ये बहुआयामी मतलब भूमिका में नजर आती है, हमको देखने को मिलती है। इन लोगों के लिए जो दुर्गम जंगलों में से घिरे गांव में रहते हैं, बर्फबारी के बीच में रहते हों, झोपड़पट्टी में रहते हैं, मतलब ये सब जो है भारतीय डाकघर यानी पत्र पर ही निर्भर है किसी न किसी काम के लिए। दूर देहात के लाखों गरीब गांव घरों में जो है चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में ही देखा जाता है। जो दूर देहात के गांव है, लाखों गरीब घरों के में जो है उनके चूल्हे जो है मनी ऑर्डर के द्वारा ही चलते हैं, और जो गाँव के गरीब बस्तियों के लोग हैं वो चिट्ठी मनी ऑर्डर लेकर जो पहुंचाने वाला डाकिया होता है वो उन्हें देवदूत की तरह मानते या पूजते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आप सभी ने देखा ना, श्री अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा लिखा ये निबंध चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से हमें पता चल रहा है कि चिट्ठी का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, उसकी क्या महत्वाकांक्षा हमारे जीवन में है। तो ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर कर। देखिए पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? इसका उत्तर होगा, पत्रों को इकट्ठा करके काफी लंबे समय तक के लिए हम रखकर बार बार पढ़े जा सकते हैं, परंतु फोन या एसएमएस को नहीं, जिससे हम कह सकते हैं कि पत्रों जैसा संतोष फोन या एसएमएस नहीं दे सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, पत्र को खद, कागद, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। तो इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो देखिए खत जो है उर्दू में कहा जाता है, कड़िद जो है तमिल में कहा जाता है, कागज जो है कन्नड़ में कहा जाता है, पाती हिंदी में कहा जाता है, उत्तरम तेलुगु में, चिट्ठी हिंदी में कहा जाता है, जाबू और लेख भी तेलुगु में ही पत्र को कहा जाता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। तो पत्र लेखन की कला का विकास करने के लिए सन 1972 से ही पत्र प्रतियोगिता को प्रारंभ किया गया, जिसमें 16 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पत्रों को संजोकर काफी संख्या में लंबे समय तक के लिए हम रख सकते हैं या रखा जा सकता है, परंतु एसएमएस को यंत्रों में रखने की एक निश्चित सीमा होती है, उससे अधिक या अधिक समय के लिए नहीं रखा जा सकता है, जिससे हम कह सकते हैं कि पत्र धरोहर हो सकते हैं परंतु एसएमएस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे यंत्र जो है मोबाइल फोन या मोबाइल फोन के लिए यूज हुआ है कि मतलब मोबाइल फोन में हम एसएमएस को बहुत ज्यादा दिन तक के लिए नहीं रख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है पांचवा, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, चिट्ठियों की जगह कभी भी फैक्स, ईमेल, मोबाइल एवं टेलीफोन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यंत्रों में त्रुटि जाने से उसकी संपूर्ण कार्यप्रणाली नष्ट हो सकती है, जिससे उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा प्रश्न उत्तर भी संपन्न हुआ।